करें क्वेश्चन करें? देखो क्वेश्चन है फाइंड डी बाई आर मैक्सिमम, फाइंड डी बाई आर मैक्सिमम सो दैट लाइट रे पासेज थ्रू गिवन मैनर, पास थ्रू गिवन मैनर। देखो यहां पर ये एक ग्लास रोड दे रखी है, ये वाली जो रोड है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू दे रखा है अपने को 3/2। कितना गिवन है? 3/2। अपने से पूछा जा रहा है कि यहां पर डी बाई आर की मैक्सिमम वैल्यू बताओ। क्या बताओ? डी बाई आर की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, डी बाई आर की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, ताकि इस प्रकार का ये प्रोपेगेशन पॉसिबल हो सके। इस प्रकार के इस प्रोपेगेशन को आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखोगे तो आपको 2 पॉइंट यहां पर नजर आएंगे कि एक तो यहां से इसका क्या हो रहा है TIR, और एक यहां से इसका क्या हो रहा है TIR। फिर इधर से ये जो जाने वाली रे है ये यहां से इसका TIR होके फिर यूं पूछ रही है और फिर यहां से TIR होके यूं पूछ रही है। भाई बाहर का कोई मीडियम नहीं दे रखा, इसका मतलब उसको क्या मान के चलोगे? एयर मान के चलोगे, एयर मान के चलोगे। ये क्या हो गया बताओ? यहाँ पर नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया, ये वाला नॉर्मल हो गया। तो देखो ये यहाँ से डेंस से किस में जाने की कोशिश हो रही है? रेयर में। फिर इधर की ओर भी ये भी क्या हो गया बताओ? नॉर्मल। तो देखो यहाँ से डेंस से किस में जाने की कोशिश हो रही है? रेयर में जाने की कोशिश हो रही है। तो इसका मतलब इसको TIR बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? इसको आप लोग TIR बोल सकते हो। अपने को पूछा जा रहा है कि इसके लिए डी बाई आर की मैक्सिमम वैल्यू बताओ ताकि ये इस टाइप की कंडीशन संभव हो सके। करें भाई सोल्व। देखो TIR के लिए मैंने 2 ही कंडीशन आपको बताई है। एक कंडीशन मैंने क्या बताई है? स्नेल्स लॉ, यदि कहीं पे लग रहा है तो। और दूसरा क्या बताया है? इंसिडेंट एंगल को आप लोग क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दो। ये यहां पर बताओ ये इंसिडेंट एंगल हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है? ये इंसिडेंट हुआ तो इंसिडेंट एंगल हुआ तो ये भी क्या हो गया बताओ? ये आई तो ये भी आई के बराबर ही होएगा, क्योंकि TIR में रिफ्लेक्शन के लॉज फॉलो होते हैं। ठीक है बेटा? तो देखो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि TIR हो रहा है तो स्टेप ऐसे TIR इक्वेशन के लिए कितनी? 2। एक क्या? स्नेल्स लॉ, और एक क्या? I ग्रेटर देन थीटा C। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? साइन I ग्रेटर देन साइन थीटा C, साइन I ग्रेटर देन साइन थीटा C। साइन I कितना हो जाएगा? इस डायग्राम से बता दो, ज्योमेट्री से बता दो। साइन I क्या होएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसमें परपेंडिकुलर तो कितना हो गया बताओ? R। परपेंडिकुलर तो R हो गया। हाइपोटेनियस कितना? R तो ये वाला, R तो ये वाला, और D ये वाला। तो पूरा हाइपोटेनियस कितना हो गया बताओ? R प्लस D। ये साइन I हो गया। ग्रेटर देन साइन थीटा C। साइन थीटा C क्या होता है? म्यू R अपॉन म्यू D। म्यू R के रूप में तो क्या है? A है, और म्यू D के रूप में क्या है? 3/2। क्लियर है बेटा? ऊपर नीचे R से डिवाइड कर दो इसको, तो ऊपर वाला तो कितना हो गया? 1। इधर वाला कितना हो गया? 1 प्लस D/R ग्रेटर देन 2/3। क्लियर है भाई? सारे डेटा पॉजिटिव हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बताओ? 3/2, 3/2 ग्रेटर देन 1 प्लस D/R। यस सर कि नो सर? 1 प्लस D/R। 1 को ले आओ इधर की ओर, कितना बचेगा बताओ? 1/2 ग्रेटर देन D/R। कहने का मतलब D/R जो है वो लेस देन कितना आ गया? वह हाफ आ गया। भाई गौर करो, D/R जो है वो लेस देन क्या आ गया? हाफ आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि D/R की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1/2 के इक्वल हो सकती है। तो D/R की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1/2 हो सकती है। यदि D/R की वैल्यू 1/2 से ज्यादा हो गई तो फिर ये लाइट रे यहाँ से TIR उसका नहीं हो पाएगा, वो इसके आर पार निकल जाएगी, इसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा। TIR होने के लिए D/R की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर हाफ हो सकती है। कोई डाउट हो तो बोल दो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में लाइट इमिट परपेंडिकुलर टू फेस AC, लाइट इमिट परपेंडिकुलर टू फेस AC, देन चूज करेक्ट ऑप्शन। तो अपने को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। देखो सिचुएशन क्या है, सभी इधर ध्यान दो। सिंपल क्वेश्चन है। इधर की ओर एक प्रिज्म दे रखी है, क्या दे रखी है? प्रिज्म दे रखी है। इस प्रिज्म में एक लाइट रे इधर से इंसिडेंट हो रही है,
क्या हो रही है, लाइट रे इधर से इंसिडेंट हो रही है। जो प्रिज्म है ये ग्लास की बनी हुई प्रिज्म है, मतलब इसके लिए जो म्यू है वो कितना है, 3/2 है। ठीक है बेटा, म्यू इसके लिए 3/2 है और लाइट रे इधर से इंसिडेंट हो रही है। क्लियर? ठीक है, इधर की ओर एक मीडियम फिल करा गया है और वो मीडियम क्या है, वाटर है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। कहा जा रहा है कि लाइट रे जो है वो इसके कैसे पास होगी, परपेंडिकुलर, फेस एसी के परपेंडिकुलर पास होगी। तो इनमें से अपने को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। क्लियर है बेटा क्वेश्चन? देखो यहां से इसके परपेंडिकुलर पास हो रही है, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि यहां से यूं रिफ्लेक्ट होके इधर की ओर आ रही होगी। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि यहां से यूं रिफ्लेक्ट होके रिफ्लेक्ट हुई है और फिर ये इधर की ओर आई है। यस और नो? ठीक है जी, ये रिफ्लेक्ट होके यूं आ रही है, इसका मतलब यहां से इसका TIR हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखो ये मीडियम कौन सा हो गया, रेयर, ये क्या हो गया, डेंस, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम था, इसका क्या था, ज्यादा था। तो ये उल्टा बोल दिया क्या, ग्लास का क्या है, ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मेरे शब्द थोड़े से वापस लेता हूं थोड़े से। तो ये क्या हो गया, देखो ये ग्लास है, ग्लास क्या हो गया, डेंस हो गया, ये डेंस हो गया। चलो लिख देते हैं इसके साथ में डेंस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है इसका, ज्यादा है, 1.5 है, 1.5 और इसका कितना 1.33। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, रेयर। तो जब डेंस से रेयर में जाने की कोशिश हो रही है, डेंस से रेयर में जाने की कोशिश हो रही है, तो इसका क्या होएगा, TIR। को डाउट? अब देखो ये क्या हो गया बताओ, यहाँ पर नॉर्मल, क्योंकि TIR में तो रिफ्लेक्शन के लॉज फॉलो होते हैं। यदि ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा और ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला भी 90 माइनस थीटा, क्योंकि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। बोले सर इंसिडेंट एंगल तो ये इधर वाला थीटा है, नहीं थीटा नहीं है। इंसिडेंट एंगल हमेशा कहां से मेजर करा जाता है, नॉर्मल से मेजर करा जाता है। अब मैं कई बार बोल चुका, आज ये 5वीं बार आपको बोल रहा हूं, TIR के क्वेश्चन में स्टेप कितनी होती है, 2। एक तो यदि कहीं पे स्नेल्स लॉ लगा सकते हो तो स्नेल्स लॉ लगा लो, और दूसरी स्टेप में करना क्या आपको, सेकेंड स्टेप में करना है आपको I ग्रेटर देन थीटा सी। और I ग्रेटर देन थीटा सी का मतलब क्या निकालना है, साइन I ग्रेटर देन साइन थीटा सी। ये लिखना है बस, इतने में तो अपने आंसर आ जाएंगे। TIR के 99% क्वेश्चंस के आंसर आ जाएंगे। कितनी स्टेप्स में, 2 स्टेप। एक कहीं पे स्नेल्स लॉ लगा सकते हो तो लगाओ, और नहीं तो I ग्रेटर देन क्या कर दो, थीटा सी कर दो। ठीक है भाई, I कितना है बताओ, यहाँ पे इंसिडेंट एंगल कितना है, TIR यहाँ हो रहा है ना, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा ग्रेटर देन साइन थीटा सी। साइन थीटा सी क्या होता है बताओ, म्यू आर बाई म्यू डी, म्यू आर बाई म्यू डी। ये साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा ग्रेटर देन म्यू आर कितना है बताओ, 4/3, 4/3। यस और नो? और म्यू डी कितना है बताओ, 3/2, तो ये 3/2। तो कोस थीटा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 8/9, 8/9। तो पहली बात तो ये ऑप्शन सही है। बायोलॉजी वालों, थीटा कोस इनवर्स 8/9। यस और नो? अब ये बायोलॉजी वालों ये मिस्टेक मत कर देना कि ये ऐसे रहेगा, थीटा ग्रेटर देन कोस इनवर्स 8/9 रहेगा। कैसे, कोस उल्टा काम करता है। 0 से 90 तक जाके देखो, 0 से 90 तक जाओगे तो कोस थीटा क्या होता है बताओ, कम होता है। यस और नो? तो यहां पर कोस थीटा ग्रेटर देन कितना है, 8/9 है। इसका मतलब थीटा ग्रेटर देन क्या होएगा, थीटा क्या होएगा, लेस देन होएगा यहाँ पर। अरे समझ रहे हो क्या, थीटा क्या होएगा, लेस देन कोस इनवर्स 8/9। यदि यहाँ पे साइन थीटा होता, यूं लिखा हुआ होता, खास कर बायोलॉजी वालों के लिए बता रहा हूं, यदि यहाँ पे साइन थीटा ग्रेटर देन 8/9 होता तो डेफिनेटली थीटा ग्रेटर देन साइन इनवर्स 8/9 होता। यस और नो? ऐसा कर सकते थे, लेकिन कोस का बिहेव कैसा होता है, उल्टा। 0 से 90 तक जाओगे तो कोस थीटा क्या होता है, डिक्रीज होता है। यस और नो? याद रह जाएगा भाई। तो यहां पर देखो, ये कोस थीटा ग्रेटर देन क्या हो गया, 8/9। तो इसका मतलब थीटा लेस देन क्या होएगा, कोस इनवर्स 8/9। तो कौन से वाला होएगा, सेकेंड। बहुत से ने गलत करा था, इसका मतलब समझ गए क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। मैंने इसी पॉइंट के लिए करवाया था, और ये खास मेडिकल वाला हर बच्चा मिस्टेक करता है।
समझ रहे हो क्या? कि कोस थीटा का मामला हो तो जो साइन है आपको ये ग्रेटर देन और लेस देन वाला इसको भी क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। साइन थीटा का हो तो सीधा का सीधा जैसा है वैसा ही कर सकते हो, टेन थीटा का हो तो वैसा का वैसा ही आप लोग कर सकते हो। कोस वाला हो तो फिर उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि इसके ये भी उल्टा होता है भाई। यस और नो? आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ए बल्ब इज प्लेस्ड एट ए डेप्थ एच, ए बल्ब इज प्लेस्ड एट ए डेप्थ एच इनसाइड ए वाटर टैंक, इनसाइड ए वाटर टैंक, एक वाटर टैंक है उसके अंदर एक बल्ब रखा जा रहा है। कितने डेप्थ पे रखा जा रहा है? एच डेप्थ पे रखा जा रहा है। फाइंड एरिया ऑन सरफेस थ्रू विच लाइट कम्स आउट, अपने को वो सरफेस पे वो एरिया बताना है जहां से होके लाइट बाहर आएगी। देखो ध्यान दो क्या सिचुएशन है। सिचुएशन देखो कि ये यहां पर बेटा वाटर सरफेस, क्या है? वाटर सरफेस, और ये फिल करा गया है इसके अंदर, क्या है ये? वाटर। क्लियर है भाई? ये क्या हो गया? वाटर हो गया। अब वाटर के अंदर यहां पर क्या रखा जा रहा है? एक बल्ब रखा जा रहा है। सभी पॉसिबल डायरेक्शन में लाइट इमिट होएगी? ठीक है। अब देखो ये कितने डेप्थ पे रखा जा रहा है बताओ? एच डेप्थ पे इसको रखा जा रहा है। और ये ऊपर की ओर तो क्या होगी? एयर, और इधर की ओर क्या हो गया? वाटर। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? म्यू। क्लियर है भाई? देखो क्या होएगा, गौर करना आप लोग, क्वेश्चन किस प्रकार से बना है वो ध्यान देना। देखो यहां से एक लाइट रे चली, ये क्या हो गया बताओ? नॉर्मल। ये यूं बैंड होएगी कि नहीं होएगी? रिफ्रैक्शन होएगा। फिर देखो इधर से दूसरी लाइट रे चली, इसके लिए इंसिडेंट एंगल पहले की तुलना में बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? सोच के देखो, देखिए इसके लिए इंसिडेंट एंगल पहले की तुलना में बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बढ़ गया भाई। तो रिफ्रैक्शन एंगल भी पहले की तुलना में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बोलो। बढ़ जाएगा। अब ये वाली लाइट रे देखो आप लोग, इसके लिए इंसिडेंट एंगल जो है, ये वाला इंसिडेंट एंगल, वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो गया। क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो, जैसे जैसे इधर की ओर जाते जा रहे हैं तो लाइट रेज के लिए इंसिडेंट एंगल क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए आई इक्वल टू क्या हो गया? थीटा सी। तो ये लाइट रे बताओ यू पैरेलल पास होएगी कि नहीं होएगी? ये पैरेलल पास होएगी। और इससे जस्ट आगे वाली लाइट रे देखो, उसके लिए इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यदि इस वाली लाइन से, इस वाले नॉर्मल से आगे हम लोग जाते हैं तो उस कंडीशन में आई ग्रेटर देन क्या होएगा? थीटा सी होएगा। और लाइट वापस से, लाइट जो है जो इधर से इंसिडेंट होएगी, वो लाइट वापस से वाटर में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बताओ समझ में पा रहे हो क्या इस कंसेप्ट को? कि जैसे जैसे इधर की ओर जा रहे हैं आई बढ़ता जा रहा है, एक कंडीशन में आते हैं थीटा सी की इक्वल हो गया तो ये पैरेलल पास हो जाएगी। इससे आगे वाली लाइट क्या हो जाएगी बताओ? वापस TIR होके नीचे इधर की ओर वापस आ जाएगी। सेम ही सीन बताओ इधर की ओर भी बनेगा कि नहीं बनेगा? सेम ही सीन इधर की ओर भी बनेगा। यहां पर भी एक सिचुएशन ऐसी होएगी जहां पर ये इंसिडेंट एंगल आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा सी हो जाएगा, और ये एंगल कितना हो जाएगा? बाहर वाला 90 डिग्री हो जाएगा। कोई डाउट हो तो बोल दो। हवा लगी? ठीक है जी। अब इससे आगे वाली लाइट रे वापस से इसके अंदर ही आ जाएंगी। तो बताओ लाइट सिर्फ इतने पोर्शन से होके ही बाहर निकलेगी कि नहीं निकलेगी? थोड़ा सा 3D में सोचिएगा इसको। बल्ब रखा हुआ, पानी भरा हुआ है, एक बल्ब रखा हुआ है, उससे लाइट, अब एक ऊपर बताओ एक डिस्क बनेगी कि नहीं बनेगी? एक डिस्क बनेगी जिससे होके लाइट बाहर निकलेगी। सोच के देखो। ये क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि वाटर के सरफेस पर एक कितने रेडियस की डिस्क रखें या कितने एरिया की डिस्क रखें कि उस बल्ब की लाइट बाहर आई ही नहीं। समझ रहे? लैंग्वेज माहौल बनाया जा सकता था कि वाटर फिल करा गया, उसके ऊपर कितने एरिया की एक डिस्क रखें कि उस बल्ब की लाइट बाहर आए ही नहीं। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो देखो अपने को ये वाला एरिया फाइंड करना है कि ये एरिया कितना होएगा। इस एरिया के लिए ये वाली रेडियस बताओ R मान लें? बोलो बोलो। ये वाली रेडियस कितनी होगी? R। ये वाला एंगल बताओ थीटा सी है ये वाला, तो ये वाला भी बताओ थीटा सी हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर है क्या? बोलो। कैलकुलेशन करें। कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी कोई कैलकुलेशन नहीं है। ये वाला थीटा सी हो गया क्योंकि ये वाला थीटा सी था, तो ये वाला भी कितना हो गया? थीटा सी। साइन थीटा सी
साइन थीटा सी। साइन थीटा सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर तो कितना हो गया आर, हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, ये आर है ये एच है, तो ये क्या हो गया बताओ, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट। तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट। एक पॉइंट, साइन थीटा सी इक्वल टू क्या होता है, म्यू आर अपॉन म्यू डी। म्यू डी कितना है बताओ, यहां पर म्यू ही है, इक्वेशन सेकेंड। तो 1/म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट। दोनों साइड में स्क्वायर कर दो। तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। क्लियर है बेटा? हवा लगी क्या, देखो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। तो यहां से आर चाहिए अपने को, तो आर स्क्वायर को उधर ले जाओ, क्या बचेगा, म्यू स्क्वायर -1 आर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। क्लियर है क्या, बोलो। तो आर इक्वल टू क्या हो गया बताओ, एच अपॉन म्यू स्क्वायर -1 का अंडर रूट। यही होएगा क्या, एच चाहिए तो ये इतना हो जाएगा। ये होगी अपने पास में क्या, रेडियस, लेकिन अपने को पूछा क्या जा रहा है, एरिया। तो एरिया क्या हो जाएगा बताओ, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर करोगे तो पाई का तो पाई हो गया, और आर स्क्वायर ये रहा, और क्या है, या इसका स्क्वायर कर दो, एच स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर -1। तो ये अपने पास में आंसर आ जाएंगे। कोई डाउट हो तो बोलो। एक ढंग का क्वेश्चन कर दें इसी में। इसी का दूसरा पार्ट, परसेंटेज अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी। परसेंटेज अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी या परसेंटेज अमाउंट ऑफ लाइट लिख लो सिंपली। परसेंटेज अमाउंट ऑफ लाइट comes out from water surface in above condition। आपको क्या पूछा जा रहा है, यही सेम टू सेम सिचुएशन है। क्वेश्चन इसी का पार्ट बना दिया है क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन का क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट, और ये क्वेश्चन का क्या हो गया, सेकंड पार्ट। कहा जा रहा है बल्ब ऐसी सिचुएशन में रखा जा रहा है, लाइट इससे बाहर निकल रही है, इतने एरिया से बाहर निकल रही है, इतना तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया। अब इसका कितनी % लाइट, ये बल्ब जितनी भी लाइट इमिट कर रहा है उसमें से कितनी % लाइट इस वाले एरिया से होके बाहर निकल रही है, वो अपने को बताना है। मतलब वाटर से होके कितने % लाइट बाहर निकल रही है वो बताना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि इस वाटर सरफेस से कितने % लाइट बाहर निकल रही है। डेटा इन्हीं फॉर्म में आपको आंसर देना है जो डेटा दिए गए हैं। बोलो, बता सकते हो क्या? किसी के दिमाग में कोई आइडिया भी आ रहा है तो मुझे बताएं कि सर इसका इस पर इतना हो सकता है, ऐसे करा जा सकता है, फिर बाकी कैलकुलेशन में कर देता हूं। फोर पाई आर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो वो यूनिट एरिया का आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे बताओ। कर्व्ड एरिया होगा। कर्व्ड एरिया कितना लाओगे? मतलब क्वेश्चन के सॉल्यूशन तक नहीं पूछे, हालांकि अप्रोच ठीक थी। आगे और बताओ, और कोई सॉलिड? हाँ, सॉलिड एंगल से करा जा सकता है। सॉलिड एंगल की अप्रोच बताओ। ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉलिड एंगल से ही करना है। देखो ये डायग्राम हम लोग आगे कॉपी पेस्ट तो क्या करें, दूसरे बना लेंगे। दूसरे पार्ट का सॉल्यूशन देखो आप लोग, क्या है, ये यहां पर वाटर फिल करा गया है, यहां पर एक बल्ब है, ये वाली हाइट कितनी है बताओ, हाइट या डेप्थ जो भी है। इधर से लाइट यूं इस रीजन से होके बाहर निकल रही है इतना। इससे आगे लाइट कैसे पास हो जाती है? अरे बोलो बोलो, पैरेलल। इसके बाद में लाइट कैसे पास हो जाती है? पैरेलल। आर बाई कितना हो गया बताओ? 90। हवा लग रही है क्या? ठीक है जी। आर बाई 90, इससे आगे ये इस प्रकार से पास हो जाती है। तो लाइट तो दरअसल इतने एरिया से होके पास हो रही है कि नहीं हो रही? yes, इतने एरिया से होके पास हो रही है। ये वाला एंगल कितना है? थीटा सी। तो ये वाला एंगल भी कितना है? थीटा सी। और ये क्या है? बल्ब है। ये क्या हो गया? बल्ब है। कहा जा रहा है बल्ब की कितने % लाइट इससे होकर पास हो रही है,
आई डैश अपने को बताना है। जब आई डैश बता देंगे तो फिर परसेंटेज तो निकाल ही देंगे। समझ में आ रही है बात? देखो इसको आप लोग सॉलिड एंगल के कंसेप्ट से करें। पहले तो ये वाला सॉलिड एंगल पता कर लें। यदि किसी को ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चे को सॉलिड एंगल समझ में नहीं आ रहा हो तो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सॉलिड एंगल बताया भी है, फुल डिटेल में बताया है। समझ रहे हो? और बहुत ही काम का कंसेप्ट है कि आप लोग जो जिस क्वेश्चन के सॉल्यूशन 1.5-2 पेज में होना चाहिए उसको 1.5-2 लाइन में कर सकता है ये। समझ रहे हो? तो देखो गौर करना, ये वाला सॉलिड एंगल, ये वाला सॉलिड एंगल आप लोग फाइंड कर ले। सॉलिड एंगल क्या होता है बताओ? कितना होता है सॉलिड एंगल? सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में क्या रिलेशन होता है? 2 पाई 1 माइनस कोस। जो कोन एंगल होता है, टोटल एंगल होता है, उसका क्या लिखना होता है? आधा। टोटल एंगल का आधा लिखना होता है। अब ये टोटल एंगल क्या है? 2 थीटा सी है। गौर करो, ये वाला सॉलिड एंगल आप लोग फाइंड करना चाहते हो तो ये जो टोटल एंगल है, इस टोटल एंगल का क्या लिखना पड़ेगा? आधा लिखना पड़ेगा। आधा लिखना पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? थीटा सी। याद है क्या फॉर्मूला आपको? एक कोन है और कोन जो है टोटल एंगल कितना बना रहा है? थीटा। तो उसका कोन एंगल कितना होएगा बताओ? 2 पाई 1 माइनस कोस थीटा बाई 2। अब यहाँ पे टोटल एंगल कितना बन रहा है? 2 थीटा सी। तो आधा एंगल कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। क्लियर है भाई? ये कितना क्या हो गया? सॉलिड एंगल हो गया। अब देखो बहुत ही कॉमन सेंस, सीधी सिंपल सी बात है। टोटल सॉलिड एंगल कितना होता है? कंप्लीट सॉलिड एंगल 4 पाई। इस इतने 4 पाई से, 4 पाई सॉलिड एंगल से कितनी लाइट बाहर निकल रही है? मान लिया आई नोट। मान लिया टोटल लाइट करंट कितनी, ये करंट क्या सॉरी कितनी लाइट है इंटेंसिटी बाहर निकल रही है? आई नोट। टोटल कितनी? आई नोट। कितने से निकल रही है? 4 पाई से। तो 4 पाई से एग्जिट हो रही है आई नोट। तो यूनिट से एग्जिट कितनी होगी? आई नोट बाई 4 पाई। अपने को कितने से चाहिए? सॉलिड एंगल, इसको यू लिख देते हैं। ओम वाला जो साइन होता है ना, उससे किसको लिखा जाता है? सॉलिड एंगल से सॉलिड एंगल को लिखा जाता है। तो अपने को इतने सॉलिड एंगल से चाहिए, इतने से, क्योंकि जो इससे होके पास होएगी, जो इससे होके पास होएगी वही तो आगे जाके इससे होके पास होएगी। यस और नो? वही आगे जाके इससे होके पास होएगी। समझ पा रहे हो इस बात को? तो इतने सॉलिड एंगल से अपने को चाहिए। कितना हो जाएगा बताओ? आई नोट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई 1 माइनस कोस थीटा सी। समझ में आई बात? इतने से हो, यही अपने को पूछी भी जा रही है। तो 2 पाई से ये हो गया 2, ये आई नोट बाई 2, आई नोट बाई 2 ऐसा कैसा। ये जो इंटेंसिटी है लाइट की अमाउंट आ रही है, इसको मैं आई डैश बोल सकता हूं क्या? क्योंकि जो इस सॉलिड एंगल से होगी वही तो आगे जाके पास हो रही है। तो इसको क्या बोला जा सकता है बताओ? आई डैश। आई डैश तो आई डैश, और ये 1 माइनस कोस थीटा सी। कोस थीटा सी को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी का अंडर रूट लिख सकता हूं क्या? बोलो। देखो आई नोट बाई 2 ऐसा का ऐसा है, 1 माइनस कोस थीटा सी को क्या लिख दिया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट लिख दिया। कुछ गलती तो नहीं करी? ठीक है। तो आई डैश इक्वल टू, आई डैश इक्वल टू आई नोट बाई 2 1 माइनस ये वाला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी। साइन स्क्वायर थीटा सी क्या हो जाएगा? 1 बाई म्यू स्क्वायर। अरे बोलो भाई, समझ में आएगा? सोच के देखो क्या हो गया? 1 माइनस 1 बाई म्यू स्क्वायर। हम लोग साइन थीटा सी की जगह पर क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा सी कितना होता है बताओ? म्यू आर बाई म्यू डी। तो 1 बाई क्या लिख सकते हैं? म्यू लिख सकते हैं, होता ही। तो साइन थीटा सी की जगह इतना लिख सकते हैं। तो ये अपने पास में आंसर आ जाएंगे किसके? आई डैश के। यदि आपको परसेंटेज चाहिए, जैसे क्वेश्चन में बोला गया है, परसेंटेज अमाउंट ऑफ लाइट कम्स आउट, यस और नो। यदि आपको सिर्फ क्या चाहिए? आई डैश चाहिए, तो ये आंसर आ गए। परसेंटेज अपने को चाहिए, परसेंटेज अमाउंट। तो परसेंटेज अमाउंट कितना हो जाएगा बताओ भाई? आई डैश बाई आई नोट इंटू क्या हो जाएगा? 100। तो बताओ कितना हो जाएगा ये? बोलो बोलो, समझ में आ रहा है क्या? ये यहां से उठाओ, पुट कर दो, और समझ तो रहे हो यार? तो ये कितना हो जाएगा? 51 माइनस 1 बाई म्यू स्क्वायर।
तो ये आंसर आ जाएंगे। ये बिल्कुल क्वेश्चन की लैंग्वेज के अनुसार फाइनल आंसर ये वाले हो गए। ठीक है, परसेंटेज अमाउंट क्या हो जाएगा, जो निकल रहा है बाहर वो वाला अपॉन टोटल इनटू क्या कर दोगे 100, आंसर कर सकते हो। तो ये अपना कंप्लीट क्या हुआ TIR। इसमें TIR में दो एक छोटे छोटे से पॉइंट मुझे और बताने, आपको बड़ी ध्यान से समझे। कंप्लीट हो चुका है वैसे TIR, दो छोटे छोटे से पॉइंट हैं। एक पॉइंट आता है पेरोप्रिज्म। क्या आता है भाई, पेरोप्रिज्म। शायद मैं ना बताता, लेकिन ये पेरोप्रिज्म जो है ना, ये NCERT में दे रखे हैं। और NCERT का हर एक ग्राफ, हर एक डायग्राम आपको क्लियर होना ही चाहिए। एज इट इज देखने को मिलते हैं क्वेश्चन, मेडिकल वालों खासकर। ग्राफ तो सारे के सारे याद कर देने, समझ रहे हो क्या? ग्राफ तो सारे के सारे, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन तो ग्राफ बेस्ड आता है। ग्राफ लास्ट ईयर भी जो ग्राफ वाला क्वेश्चन था वो ऐसा कैसा देखने को मिला। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो ग्राफ होते हैं वो एज इट इज एग्जाम में देखने को मिलते हैं, समझ रहे हो। एक दो ग्राफ उसमें दे रखे हैं वहां पर, इसमें सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो ग्राफ होते हैं वो भी एज इट इज देखने को मिलते हैं। तो NCERT के एक दिन बैठ के घंटा 2 घंटे लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगना, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा आपको। 1 घंटे बैठ के सारे के सारे ग्राफ क्लियर कर लो कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, और कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, समझ रहे होगे। तो वैसे ये वाला जो पॉइंट है ये भी NCERT में दे रखा है, तो आपको बताया जा रहा है। पेरोप्रिज्म जो है वो TIR बेस्ड ही होता है। किस पे बेस्ड होता है बेटा, TIR बेस्ड होता है। क्या होता है पेरोप्रिज्म, ध्यान दीजिएगा। पेरोप्रिज्म के लिए ये हमने बनाया क्या, एक प्रिज्म बनाया भाई, ये एक प्रिज्म बनाया। ठीक है भाई, ये क्या बनाया, एक प्रिज्म। ये जो प्रिज्म है इसका ये वाला एंगल है यहां पर 45, ये वाला एंगल भी कितना है 45, रियल में 45 ही है, और ये वाला एंगल कितना है 90। ये प्रिज्म बनी हुई है ग्लास की। किसकी बनी हुई है भाई, ग्लास की। ग्लास की बनी हुई प्रिज्म है, और ग्लास के लिए तुम लोग जानते हो कि म्यू इक्वल टू कितना होता है 3/2 होता है। इधर क्या है बताओ, एयर, इधर की ओर एयर है। अब इस पर लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, इधर से एक लाइट रे यू इंसिडेंट हो रही है। ये वाला एंगल कितना हो गया बताओ 90, तो रिफ्रैक्शन होएगा क्या, यहां पे तो रिफ्रैक्शन नहीं होएगा क्योंकि 90 डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट हो गई। ये बताओ यहां पर नॉर्मल हो गया कि नहीं हो गया। जब ये वाला एंगल 45 है तो ये वाला एंगल भी 45, ये 45 तो ये वाला 45, ये 45 तो ये वाला 45। यस और नो, ये 45 तो यहां से देखो कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जाने की कोशिश हो रही है, डेंस से रेयर में, डेंस से रेयर में। यस और नो। और यदि आपको याद हो तो ग्लास एयर सरफेस के लिए मैंने आपको क्रिटिकल एंगल बताया है। ग्लास एयर सरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल कितना होता है बता देता हूं, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। ग्लास एयर सरफेस, ग्लास एयर सरफेस साइन थीटा सी इक्वल टू क्या होता है म्यू आर बाई म्यू डी। म्यू आर तो कितना हो गया 1, और म्यू डी कितना हो गया 1.5, कितना हो गया 1.5। साइन थीटा सी इक्वल टू 1/1.5, बोले तो 2/3। यस और नो। तो इस कंडीशन में इसको आप लोग सोल्व करो कैलकुलेटर की हेल्प से, तो थीटा सी है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू कितना आता है 42 डिग्री आता है। याद रह जाएगा। अब देखो यहां पर, देखो यहां पर इंसिडेंट एंगल कितना है बताओ, 45। यहां पर इंसिडेंट एंगल कितना है 45। इंसिडेंट एंगल 45 है और थीटा सी कितना है बताओ 42। ये तो कितना है 45, और ये कितना है बताओ 42। बताओ TIR होगा कि नहीं होगा, TIR होएगा। क्लियर है बेटा। तो यहां से देखो ये लाइट रे यूं जाएगी, फिर से क्या हो जाएगा इसका TIR, फिर से क्या हो जाएगा इसका TIR। क्यों भाई TIR क्यों होएगा, ये 45 तो ये 45 ऑटोमेटिकली हो गया कि नहीं होगा, तो ये 45 तो ये 45 तो ये 45 तो ये 45। ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि यहां पे भी इंसिडेंट एंगल कितना हो गया 45, और 45 हो गया तो आई ग्रेटर देन क्या हो गया थीटा सी, तो ये क्या हो गया इसका TIR। एक लाइट रे और ले लें यहाँ पे,
देखो एक लाइट रे ये वाली है, यहां से क्या हो गया इसका TIR, तो यहां से भी क्या हो जाएगा इसका TIR। समझ में आया क्या? तो पेरोप्रिज्म, अब ध्यान दीजिएगा, पेरोप्रिज्म एक ऐसी डिवाइस होगी जो लाइट रे को 180 से बेंड कर सकती है। लाइट रे को क्या कर सकती है भाई? 180 डिग्री से बेंड कर सकती है। इधर जा रही थी लाइट रे और इधर जा रही थी लाइट रे और उसको इसने इधर की ओर बेंड कर दिया। समझ रहे हो क्या इस बात को? इधर की ओर बेंड कर दिया। इसलिए ऐसा कोई भी एपरेटस, जिसमें कई बार क्या होता है अलग अलग एपरेटस जब एप्लीकेशन पार्ट देखते हैं तो इधर जाती हुई लाइट रेज को अपने को इधर वापस लाना पड़ता है। यदि कोई ऐसी मैकेनिज्म है तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या लगाया जा सकता है? ऐसा पेरोप्रिज्म लगाया जा सकता है। ठीक है भाई? तो इधर जाती हुई लाइट रे इधर की ओर आ जाएगी। लाइट रे 180 से बेंड हो जाती है, बेंड कर सकता है ये। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, इसका मैग्निफिकेशन क्या होएगा बताओ? 1 होएगा। इसका मैग्निफिकेशन 1 ही होएगा। यदि ये मान लिया x है और ये मान लिया y है, इनके बीच का सेपरेशन x, इनके बीच का सेपरेशन y, तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या होएगा? y होएगा। मतलब इधर का सेपरेशन x तो इधर का सेपरेशन भी x ही होएगा। दोनों एक दूसरे के इक्वल होएंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहां पर इंटेंसिटी का लॉस नहीं होता। इंटेंसिटी का लॉस यहां पर नहीं होता। ये काम तो हम लोग मिरर लगा के भी कर सकते थे, ये काम तो हम लोग मिरर लगा के भी कर सकते थे, लेकिन मिरर में इंटेंसिटी का क्या होता है? लॉस होता है। ठीक है, देखो ध्यान दीजिएगा, ये पेरोप्रिज्म का एक फर्स्ट हम लोगों ने सिचुएशन हमने पढ़ी। फिर से मैं पेरोप्रिज्म बना रहा हूं, गौर करना आप लोग। ये क्या होगी बताओ? पेरोप्रिज्म होगी, ये 45 डिग्री का एंगल हो गया। कंडीशन सेकेंड, ये कितना एंगल हो गया बताओ? 45। ये कितना हो गया? 45। इधर से एक लाइट रे यू इंसिडेंट हो रही है। जब लाइट रे यू इंसिडेंट होएगी तो ये तो 90 हो गया कि नहीं हो गया? ये 45 हो गया कि नहीं हो गया? ये नॉर्मल हो गया कि नहीं हो गया? ये 45 तो ये 45 हो गया कि नहीं हो गया? फिर से ये तो इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन क्या हो गया बताओ? थीटा सी। इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन थीटा सी हो गया। जब इंसिडेंट एंगल यहाँ पे ग्रेटर देन थीटा सी हो गया तो बताओ TIR होएगा कि नहीं होएगा? ये वही प्रिज्म है। किसकी बनी हुई है? ये ग्लास की बनी हुई। म्यू इक्वल टू कितना है? 3/2 है। बाहर की तरफ क्या है? एयर है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहां पर इसके लिए, सरफेस के लिए थीटा सी कितना होएगा बताओ? 42 और आई कितना है? 45। तो TIR होएगा कि नहीं होएगा? होएगा। TIR होएगा तो इधर की ओर चली जाएगी, तो ये 45 इधर की ओर चले जाए। TIR रिफ्लेक्शन के लॉज को फॉलो करता है। अब देखो एक पॉइंट आप लोग ध्यान दो, क्या यहां से रिफ्रैक्शन होएगा? रिफ्रैक्शन इस कंडीशन में नहीं होएगा। कैसे? क्योंकि ये मीडियम अलग है, ये मीडियम अलग है, लेकिन मीडियम की सरफेस के कैसे इंसिडेंट होगी? परपेंडिकुलर। दोनों मीडियम को मिलाने वाली जो सरफेस होती है, जो लाइन होती है, उसके परपेंडिकुलर लाइट रे यदि इंसिडेंट हो जाए तो उसकी वेलोसिटी में तो चेंज आ जाता है, लेकिन वेलोसिटी में चेंज आने के बावजूद भी रिफ्रैक्शन नहीं होता है। समझ रहे हो इस बात को? क्योंकि उसमें इंसिडेंट एंगल क्या हो जाता है? 0। तो रिफ्रैक्शन एंगल भी क्या हो जाता है? 0। किससे? स्नेल्स लॉ से। समझ रहे हो क्या? तो यहां से यूं पास हो जाएगा। यदि एक लाइट रे इधर से और इंसिडेंट करी जाए तो बताओ इसका भी बताओ यूं ही TIR हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, लाइट रे कैन बेंड थ्रू, बोलो बोलो, 90 डिग्री। लाइट इसको कितने डिग्री से बेंड कर सकते हैं? 90 डिग्री से बेंड कर सकते हैं। देखो 90 डिग्री से बेंड कर लिया हम लोगों ने। बेंड थ्रू 90 डिग्री बाई पेरोप्रिज्म। पेरोप्रिज्म 90 डिग्री से बेंड कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होएगा बताओ? इधर यदि ये x हुआ तो ये इधर वाला भी क्या होएगा बताओ? x ही होएगा। तो मैग्निफिकेशन क्या होएगा? 1। इंटेंसिटी लॉस होएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होएगा, इंटेंसिटी लॉस नहीं होएगा। आप लोगों ने देखो एक कैमरे जो होते हैं ना, कैमरे DSLR कैमरे हो गए या वीडियोग्राफी वाले कैमरे हो गए, इनका एक बहुत ही बड़ा मतलब ड्रॉबैक होता है कि इनके अंदर लगा होता है मिरर। क्या लगा होता है? मिरर। और इनको थोड़े से भी लंबे टाइम तक सनलाइट में काम में लिया जाता है। इनके अंदर क्या लगा होता है? मिरर लगा होता है। और यदि इनको सनलाइट में थोड़े से लंबे टाइम तक काम में लिया जाता है
तो ये गर्म हो जाते हैं, क्योंकि सामने से क्या होते हैं, लाइट ये कैप्चर कर रहे होते हैं। जाहिर सी बात है, जब कैमरा है तो लाइट तो कैप्चर ही करेगा, और क्या है, तो सामने से लाइट कैप्चर कर रहे होते हैं, और लाइट जब इनके मिरर पे इंसिडेंट होती है तो मिरर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, और गर्म होकर कैमरा डैमेज हो जाता है। समझ रहे मेरी बात को? इसलिए कोई भी ऐसा कैमरा जिसके अंदर मिरर लगा हुआ होगा, उसके मैकेनिज्म में आजकल कंपनियां क्या करती हैं, पहले से सेट करके देती हैं कि 12 मिनट पे इसकी रिकॉर्डिंग रुक जानी है ऑटोमेटिकली, चाहे तुम रोको चाहे ना रोको। उससे 12 मिनट से ज्यादा, 13 मिनट से ज्यादा आप रिकॉर्डिंग कर ही नहीं सकते। समझ रहे हो? जो एंट्री लेवल डीएसएलआर होते हैं उनमें आप 12 या 13 मिनट से ज्यादा वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। रीजन क्योंकि उनके अंदर क्या लगा होता है, मिरर लगा होता है। मिरर लगा होता है, मिरर लाइट से क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, क्योंकि वो लाइट क्या कर रहा होता है, एब्जॉर्ब कर रहा होता है, एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो उनका वो मेजर ड्रॉबैक होता है। जो थोड़े से अच्छे लेवल के डीएसएलआर होते हैं या वीडियो कैमरा होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि यहां पर जब रिफ्लेक्शन की उसके अंदर लाइट को घुमाने की जरूरत पड़ती है उसके मैकेनिज्म में, तो जब लाइट को रोटेट करवाने की जरूरत पड़ती है, डेविएट करवाने की जरूरत पड़ती है 90 या 180 से, तो उसमें वहां पर मिरर की बजाय वहां पर क्या लगा होता है, प्रिज्म लगा होता है, प्रिज्म लगा होता है। और प्रिज्म जो है वो यहाँ पे लाइट तो कोई एब्जॉर्ब तो कर नहीं रहा, यहाँ तो इंटेंसिटी का लॉस होता ही नहीं है, तो वो प्रिज्म जो है वो गर्म नहीं होता, क्योंकि उसमें TIR बेस्ड हो रहा है सारा का सारा काम। तो वो थोड़े महंगे कैमरे होते हैं, लेकिन वो गर्म नहीं होते। उनसे आप घंटे की, 2 घंटे की, 4 घंटे की रिकॉर्डिंग एक साथ कर सकते हो। हालांकि परफेक्ट कंडीशन तो कोई नहीं होती गर्म, मतलब समझ रहे हो इस बात को, कि यहाँ पे इंटेंसिटी का लॉस नहीं होता। थ्योरेटिकली तो नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत होता ही होगा। समझ रहे हो गया? ठीक है, तो ये किसका कंसेप्ट हो गया भाई, पेरिप्रिज्म का कंसेप्ट हो गया। एक छोटा सा पॉइंट और है, पेरिस्कोप। क्या भाई? पेरिस्कोप। पेरिस्कोप जो है ये भी TIR बेस्ड ही होता है। किस पे बेस्ड होता है भाई? TIR बेस्ड ही होता है। और ये पेरिप्रिज्म की एप्लीकेशन होती है। क्या होती है बेटा? पेरिप्रिज्म की एप्लीकेशन होती है। क्या होता है पेरिस्कोप? देखो ध्यान देना, ये मैंने एक ऐसी पाइप बनाई, क्या हो गया, समझ में नहीं है? किसमें? अब मुझे नहीं पता भाई, सबमरीन वगैरह का तो मैं देखी नहीं मैंने। एक दिन गया था, फिर नेवी वालों ने रोक लिया पास में से जाते हुए। देखो गौर करना, आप लोग कई बार ये बाइनोकुलर्स वगैरह देखो, बाइनोकुलर्स देखे आप लोगों ने? वो मेले में नहीं जो 1 रुपए की 4 मिलती है, उनकी बात नहीं कर रहा, जो थोड़ी सी अच्छी 4-5 हजार रुपए के लगभग की बाइनोकुलर्स आती हैं, उनमें क्या होता है कि जो आई लेंस है वो जैसे यूं है, ठीक है, आई लेंस, इधर अपनी आंखें हैं ना, दोनों आंखें देखो, ये आंखें इधर की हो, आई पीस कह दो, आई लेंस कह दो, बात एक ही है। और जो साइड वाले, जो फिर आगे वाले लेंस होते हैं ना, वो यहां पर होते हैं। उनके मैकेनिज्म ये दोनों यूं होते हैं, यूं, फिर यूं करके, फिर इसमें यूं आके, यूं करके यूं होता है इसमें, और फिर इस साइड में बीच में एक मैकेनिज्म लगी होती है। देखा आप लोगों ने? इस टाइप से यूं होता है। मतलब आगे वाले जो लेंस होते हैं वो काफी बड़े होते हैं, आगे वाले लेंस काफी बड़े होते हैं, और जो आंखों के पास वाले लेंस होते हैं, इनको क्या होता है, काफी अमाउंट में लाइट कलेक्ट करनी होती है, इसलिए लेंस क्या बनाए जाते हैं, बड़े बनाए जाते हैं। मैं उसमें नहीं जा रहा, मैं सिर्फ इस पॉइंट पे जा रहा हूं कि इसमें दरअसल तो आई लेंस के जस्ट सामने ये जो ऑब्जेक्ट लेंस होता है वो होता ही नहीं है। ये तो आई लेंस हो गया और ये ऑब्जेक्ट लेंस हो गया, इसके जस्ट सामने लेंस नहीं होता। आप माइक्रोस्कोप में देखो, माइक्रोस्कोप जो होता है उसमें आई लेंस के जस्ट सामने क्या होता है, ऑब्जेक्ट लेंस होता है। एक पाइप होती है और जस्ट सामने ऑब्जेक्ट लेंस होता है। लेकिन आप लोग इस टेलीस्कोप में, बाइनोकुलर्स में आप लोग देखोगे तो आई लेंस के जस्ट सामने नहीं होता, दोनों में डिफरेंस होता है। आई लेंस, यदि आई लेंस यहां पर हो गया तो ऑब्जेक्ट लेंस यहां पर होता है, मतलब यहां से लाइट कलेक्ट कर रहा होता है, फिर वो आंख तक यहां तक पहुंचा रहा होता है। यस और नो? बोले सर इसको बीच में बेंड करवाने की नौबत कैसे आई? भाई इन दोनों लेंस की साइज बड़ी करनी है। अब इनके जस्ट सामने रखें, इनके जस्ट सामने रखें तो फिर वो छोटे छोटे लेंस ही लगा सकते हैं हम तो। यस और नो? इनके जस्ट सामने ये वाला लेंस रखे, इनके जस्ट सामने ये वाला लेंस रखे, तो फिर तो छोटे छोटे लेंस लगाने पड़ेंगे।
यदि आपको बड़े लेंस लगाने हैं तो इस प्रकार का अरेंजमेंट करना ही पड़ेगा, और बड़े लेंस लगाना अपनी मजबूरी है क्योंकि लाइट अपने को सफिशिएंट अमाउंट में कलेक्ट करनी पड़ेगी, नहीं तो इमेज मतलब ऑब्जेक्ट को देख ही नहीं पाएंगे हम लोग। यस और नो? ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि इधर से लाइट यूं बैंड होके यूं आती है। जब लाइट यूं बैंड होके आती है तो एक ऐसी मैकेनिज्म तो अंदर लगी होती होगी। वो मैकेनिज्म क्या होती है, देखो ध्यान से समझिएगा आप लोग, कि इधर से एक लाइट रे यूं आई, देखो ये 45 डिग्री का एंगल है, ये दरअसल पेरोप्रिज्म बन गई। यहाँ पे क्या है, पेरोप्रिज्म। इधर से लाइट रे यूं आई, ये यहां से क्या हो जाएगा इसका TIR, तो इधर से यूं आ जाएगी और इधर से ये यूं आ जाएगी। फिर देखो इधर से ये यूं आ जाएगी और इधर से ये यूं आ जाएगी। ये क्या था, A था, और ये क्या था, B। A देखो यूं आया। पहले बताओ A ऊपर ही था कि नहीं था? अभी बताओ A ऊपर ही है कि नहीं है? B नीचे था, तो देखो ये B जो है इधर आके यूं आके B। यस और नो? मतलब वहां से आने वाली लाइट को, किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है बाइनोकुलर के थ्रू, हम लोग उसको देख रहे हैं, तो वो सीधा का सीधा ही दिखाएगी बाइनोकुलर अपने को। यदि यहाँ पर A की जगह B हो जाता है, B की जगह A हो जाता, तो मामला उल्टा हो जाता। तो कैसा इमेज बनता है बताओ? इरेक्ट इमेज अपने को दिखाएगी। बोले सर इमेज कैसे दिखाती है? वो तो ऑब्जेक्ट ही दिखाती है। नहीं, दरअसल तो इमेज ही दिख रहा होता है। यस और नो? ऑब्जेक्ट तो यदि डायरेक्ट देखते तब वो ऑब्जेक्ट होता, लेकिन वो तो लाइट देखो यहां से यूं होके यहां आ रही है। इसको तो, इस ऑब्जर्वर को तो यहां से कोई ऑब्जर्वर देखेगा तो उसको तो ऐसा लगेगा जैसे ऑब्जेक्ट यहां पर है, जबकि ऑब्जेक्ट तो यहां पर है। यस और नो? नेक्स्ट पॉइंट, मैग्निफिकेशन कितना होएगा? 1 होएगा। ये यदि x हुआ तो ये भी क्या होएगा बताओ? x ही होएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इंटेंसिटी का लॉस कितना होएगा बताओ? 0 होएगा। ठीक है, तो लाइट को साइड में शिफ्ट करने के लिए जो एपरेटस काम में लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? पेरिस्कोप बोलते हैं। और उसके अंदर क्या लगी होती है? 2 पेरोप्रिज्म लगी होती है। कोई डाउट हो तो बोल दो। ये दोनों जो एग्जाम्पल थे, ये भी किसके एग्जाम्पल थे बेटा? TIR के एग्जाम्पल थे। क्लियर है? आज के लिए इतना ही।